एक साधारण कॉटन मिल का कर्मचारी अपनी बुद्धि से जुए का नया साम्राज्य खड़ा करता है जिसे मटका कहा जाता है। 60 के दशक में वो इतना मशहूर हो गया कि मजदूर से लेकर हाउसवाइफ तक को इसकी लत हो गई थी। इस खेल में इतना पैसा लगने लगा कि देश के खजाने से भी ज्यादा पैसा यहाँ जमा होने लगा। इस वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन बन गए और उसे सरकार से भी टकराना पड़ा। क्या वो अपना राज बचा पाएगा और इस बिजनेस का क्या अंजाम होगा? आइए देखते हैं मटका किंग में। 1975 का साल था और बॉम्बे शहर में ब्रिज भट्टी को जख्मी हालत में एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उसके शरीर से बहुत खून बह रहा था और बचना नामुमकिन लग रहा था। एम्बुलेंस में मौजूद दो गार्ड इस बात पर बहस करने लगते हैं कि वो बचेगा या मरेगा। दोनों ने इसी बात पर शर्त लगा ली कि जो जीतेगा उसे 50 गुना पैसा लगेगा, मतलब 5 रुपए के बदले 250 रुपए। जुए का ये क्रेज ब्रिज भट्टी ने ही शुरू किया था, जिसने इतना पैसा कमाया कि सरकारी खजाना भी कम पड़ जाए। लेकिन इस साम्राज्य की शुरुआत 11 साल पहले हुई थी। ब्रिज भट्टी तब एक पुरानी कॉलोनी में किराए पर रहता था और मिल की मामूली तनख्वाह से घर मुश्किल से चलाता था। एक दिन उसका मकान मालिक पोद्दार सेठ उसे रोक लेता है और किराया मांगता है। पोद्दार के पास 180 कमरे थे, लेकिन वो किसी की मरम्मत नहीं करवाता था। ब्रिज भट्टी ने उसे पलट कर जवाब दिया कि अगर उसने खराब बिजली के तार, टपकती छत और टूटी सीढ़ियों की शिकायत कर दी तो उसके नए बन रहे मकानों में कोई किराएदार नहीं आएगा। ये सुनकर पोद्दार सेठ नरम पड़ जाता है और ब्रिज भट्टी को किराया देने के लिए 20 तारीख तक का समय दे देता है। असल में 1964 का बॉम्बे शहर ऐसा ही था। यहाँ कोई किसी को 1 इंच भी जगह नहीं देता था। यहाँ या तो आप किसी को धक्का मारकर पानी में गिरा दो या कोई दूसरा आपको धक्का देकर गिरा देगा। इसलिए यहाँ टिके रहने के लिए हर तरफ से चालाकी से चलना पड़ता है। उस समय बॉम्बे में कॉटन मिल्स का बहुत काम था और बहुत सारे मजदूर वहाँ काम करते थे, लेकिन काम के मुकाबले उनकी सैलरी बहुत कम थी। इसलिए हर दिन काम खत्म करने के बाद मजदूर 10 से 20 पैसे जुए में लगाते थे। याद रहे ये 1964 की बात है। तब 10 से 20 पैसे की बहुत बड़ी कीमत थी। इस जुए के धंधे को खुद मिल का मालिक लालजी भाई चलाता था। शुरुआत में ये जुआ न्यूयॉर्क के बाजार में कॉटन के दामों में उतार चढ़ाव पर चलता था, लेकिन बाद में जब न्यूयॉर्क कॉटन स्टॉक ने इस पर पाबंदी लगा दी तो लालजी भाई ने इसे अपने तरीके से जारी रखा। उसके नियम बदल दिए गए। अब मजदूर ताश का एक नंबर चुनते और उस पर पैसा लगाते। दिन खत्म होने पर मैनेजर ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालता और जिसका नंबर निकलता वो जीत जाता। उस समय ब्रिज भट्टी लालजी भाई के मिल में मैनेजर के तौर पर काम करता था। मकान मालिक से बहस के बाद जब वो मिल पहुंचा तो उसने अकाउंटेंट से पूछा कि क्या उसकी सैलरी बढ़ी है। ये सुनकर के पिछले 3 साल से उसकी सैलरी एक पैसा भी नहीं बढ़ी, वो काफी निराश होता है। तभी उसकी नजर एक पढ़ी लिखी और संस्कारी घरेलू औरत पर पड़ती है जो वहाँ जुआ खेलने आई थी। वो औरत बहुत घबराई हुई थी। कांपते हाथों से उसने 5 नंबर पर 50 रुपए का दांव लगाया। उस जमाने में 50 रुपए बहुत बड़ी रकम होती थी, इसलिए सब चौंक गए। इसके बाद ब्रिज भट्टी ने सट्टा बंद करने को कहा और लालजी भाई को खबर दी कि लकी ड्रॉ का समय हो गया है। लालजी भाई ने कहा ड्रॉ तभी होगा जब वो चाहेगा। सब लोग ड्रॉ का इंतजार कर रहे थे। लालजी भाई ने अंदर जाकर आज के दांव का रिकॉर्ड देखा। उसने देखा कि सबसे ज्यादा पैसा 5 नंबर पर लगा है और सबसे कम 7 नंबर पर। जब ब्रिज ताश के पत्ते फेंट रहा था तब लालजी ने उसे इशारा करके किया कि वो 7 नंबर को विजेता घोषित करे। ब्रिज के हाथ में 5 नंबर का पत्ता आ चुका था, लेकिन मालिक के दबाव में उसे 7 नंबर का पत्ता उठाकर ही उसे विजेता बताना पड़ा। 5 नंबर पर दांव लगाने वाली औरत ये सुनते ही चक्कर खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद ब्रिज उस औरत को पास के एक होटल में ले गया और उसे चाय पिलाकर पूछा कि उसने इतने सारे पैसे दांव पर क्यों लगाए। वो औरत फूट फूट कर रोने लगी और बताई कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है क्योंकि उसका पति बीमार है और इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए। ब्रिज ने उसे समझाया कि अब ये जुआ पहले जैसा ईमानदार नहीं रहा, अब सब कुछ लालजी के कब्जे में है। ब्रिज ने अपनी जेब से कुछ पैसे उस औरत को दिए और कहा कि वो दोबारा कभी जुए के पास ना आए। औरत ने रोते हुए कहा कि वो एक दिन ये कर्ज जरूर चुकाएगी। इसके बाद ब्रिज अपने घर लौटा। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। घर में उसका भाई लक्ष्मण लच्चू भी रहता था जो बहुत लापरवाह था और कोई काम धंधा नहीं करता था। लच्चू ताश खेल रहा था, तभी एक गुंडा वहां आया और बोला कि जीनू मास्टर ने लच्चू को बुलाया है। जीनू मास्टर का नाम सुनते ही लच्चू घबरा गया। उसने जीनू से ब्याज पर 5000 रुपए उधार लिए थे। पैसा वापस ना कर पाने की वजह से जीनू उसके पीछे पड़ा था। जीनू के डर से लच्चू भागकर घर आ गया, लेकिन जीनू और उसके आदमी पीछा करते हुए घर के अंदर घुस आए। उन्होंने ब्रिज के सामने ही लच्चू को पीटना शुरू कर दिया। जीनू जबरदस्ती लच्चू की उंगली काटने ही वाला था कि अपने भाई को बचाने के लिए ब्रिज भट्टी ने कह दिया कि वो 5000 के बदले 10,000 रुपए देगा। ये सुनकर जीनू ने लच्चू को छोड़ दिया और ब्रिज को पैसे चुकाने के लिए 10 दिन का समय दिया। उसने
उसने धमकी दी कि अगर 10 दिन में पैसा नहीं मिला तो वो ब्रिज का हाथ काट देगा। पहले से ही तंगी में चल रहे घर के लिए अचानक 10,000 रुपए का इंतजाम करना ब्रिज भट्टी के लिए बहुत बड़ा बोझ था। फिर भी उसने लच्चू को हॉस्पिटल ले जाकर उसकी उंगली की पट्टी करवाई। वो लच्चू पर बहुत नाराज था क्योंकि लच्चू रातों रात अमीर बनने के चक्कर में स्टॉक मार्केट में पैसे हार गया था। अगले दिन ब्रिज मिल गया और लालजी भाई से उसने रिक्वेस्ट की कि उसकी पत्नी बीमार है और उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन लालजी भाई ने उसे डांटते हुए कहा कि काम में मन नहीं लगता और बस पैसे चाहिए। उसने ब्रिज भट्टी को वहां से भगा दिया। ब्रिज अब बड़ी मुसीबत में था। वो जुए में पैसे लगाकर भी नहीं जीत सकता था क्योंकि लालजी भाई खुद नतीजे तय करता था। इस तरह सोचते सोचते 3 दिन बीत गए। जीनू मास्टर के पैसे लौटाने के लिए अब सिर्फ 7 दिन बचे थे। ब्रिज ने एक बार फिर लालजी भाई से मदद मांगने का फैसला किया। उस दिन हॉर्स रेस थी और लालजी भाई वहीं गया था। ब्रिज भी रेस के मैदान में पहुंच गया, लेकिन उसे अंदर जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि गार्ड उसे रोक रहे थे। वहां सिर्फ अमीर लोग ही बाजी लगाने आते थे। काफी मुश्किल के बाद ब्रिज भट्टी रेस के मैदान के अंदर पहुंच गया। वहां उसकी नजर एक नंबर के घोड़े पर पड़ी। उसे देखकर ब्रिज को लगा कि इस घोड़े को खास ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन उसे इन सब बातों से क्या मतलब। उसके पास दांव लगाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने दूर से ही लालजी भाई को आवाज दी और अपने पैसों की बात की। इतने सारे लोगों के सामने पैसे मांगने पर लालजी भट्टी आग बबूला हो गया। उसने ब्रिज को गालियां देना शुरू कर दिया, जिससे ब्रिज को भी गुस्सा आया और दोनों में बहस हो गई। गुस्से में लालजी भाई ने गार्ड से कहकर ब्रिज को धक्का देकर बाहर निकलवा दिया। धक्का लगने की वजह से ब्रिज के हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। वो बाहर बैठा था, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। तभी गुलरुख नाम की लड़की ने उसे देखा और घाव पर बांधने के लिए अपना रुमाल दिया। ब्रिज ने गुलरुख को सलाह दी कि अगर वो दांव लगाना चाहती है तो वो 1 नंबर के घोड़े पर लगाए, वही जीतेगा। गुलरुख का दांव लगाने का मन नहीं था क्योंकि 1 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी और उसके ससुराल वालों ने उसे अपशगुनी कहकर घर से निकाल दिया था। उसे भी लगने लगा था कि उसकी किस्मत खराब है, लेकिन ब्रिज के कहने पर उसने 1 नंबर के घोड़े पर दांव लगाया और वो जीत गई। इससे उसका वो वहम टूट गया कि उसकी किस्मत खराब है। दूसरी तरफ लालजी भाई से झगड़ा करने की सजा ब्रिज भट्टी को मिली। उसे मैनेजर के पद से हटाकर एक साधारण मजदूर बना दिया गया। ब्रिज बहुत उदास था। तभी उसके पास दगड़ू नाम का एक मजदूर आया। दगड़ू एक पैर से अपाहिज था और उसे कोई काम नहीं देता था, लेकिन ब्रिज ने ही उसे नौकरी दिलवाई थी, इसलिए दगड़ू उसका बहुत एहसानमंद था। ब्रिज ने दगड़ू से अपने दुख बांटे और ठान लिया कि वो लालजी भाई के इस धोखेबाजी के साम्राज्य को खत्म कर देगा। रात को घर लौटकर ब्रिज ने अपनी पत्नी से उसके गहने उधार मांगे। अगले दिन ब्रिज ने खुद का जुए का खेल शुरू किया। उसने दगड़ू के जरिए प्रचार करवाया कि यहाँ ईमानदारी से खेल होगा और 1 रुपए के बदले 9 रुपए मिलेंगे, लेकिन नया होने के कारण सिर्फ 4-5 लोग ही आए और किसी ने भी इसे सीरियसली नहीं लिया। ब्रिज बहुत चिंता में घर लौटा क्योंकि जीनू को पैसे देने के लिए अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। जब वो अपनी कॉलोनी पहुंचा तो उसने देखा कि वहां महीने की लॉटरी निकल रही थी। एक मटके के अंदर सबके नाम की पर्चियां थी। जिसकी पर्ची निकलेगी वही जीतेगा। ब्रिज भट्टी की पत्नी दुखी थी क्योंकि इस बार भी उसका नाम नहीं निकला। इस बार प्राजक्ता नाम की औरत का नाम निकला था। ब्रिज ने वो मटका उठाया और कमरे में ले जाकर बाकी पर्चियां चेक की। उसने देखा कि सभी पर्चियों पर प्राजक्ता का ही नाम लिखा था, मतलब कि यह पूरी तरह से एक स्कैम था। इस घटना के बाद ब्रिज को एक जबरदस्त आइडिया आया कि कैसे दुनिया भर में धोखाधड़ी से जुआ चलाया जाता है। अगले दिन वो नए आइडिया के साथ जुए के मैदान में उतरा। आज काफी लोग आए थे। ब्रिज ने देखा कि लगभग हर नंबर पर दांव लगा था सिवाय 7 नंबर के। वहीं 2 नंबर पर सिर्फ 10 पैसे लगे थे। खेल का तरीका समझाने के लिए ब्रिज ने सबसे पहले ताश की गड्डी से राजा, रानी और जोकर के कार्ड बाहर निकाल दिए। उसने समझाया कि इन कार्ड्स के होने से जीतने का चांसेस कम हो जाता है क्योंकि अगर इनमें से कोई कार्ड निकला तो सब हार जाएंगे। इसके बाद उसने अपनी हाथ की सफाई दिखाई और बार बार कार्ड फेंटने के बाद भी हर बार 7 या 2 नंबर का ही कार्ड निकलता था। उसने सबको दिखाया कि कैसे जुए के नाम पर उन्हें बेवकूफ बनाया जाता था। ब्रिज ने अपने खेल में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए नियम बदला और राजा, रानी और जोकर के कार्ड को हमेशा के लिए खेल से बाहर कर दिया। अब ब्रिज ने नियम बनाया कि कार्ड फेंट कर टेबल पर रख दिए जाएंगे और जो लोग जुआ खेल रहे हैं उनमें से ही कोई एक अपनी मर्जी से कार्ड उठाएगा। इसका मतलब ये था कि खिलाड़ी खुद अपनी किस्मत तय करेंगे और धोखाधड़ी की कोई जगह नहीं रहेगी। लोगों को ब्रिज भट्टी का ये नया नियम बहुत पसंद आया और अगले ही दिन से खिलाड़ियों की भीड़ उमड़ने लगी। ये सब देखकर लालजी भाई ने अपने खास आदमी सांबा को 300 रुपए का दांव लगाने के लिए भेजा। सांबा ने 3 अलग अलग नंबरों पर 100-100 रुपए लगा दिए। इतने बड़े दांव को देखकर ब्रिज भट्टी थोड़ा टेंशन में आ गया क्योंकि अगर लालजी जीत गया तो ब्रिज भट्टी को अपने जेब से बहुत सारा पैसा देना पड़ता। लेकिन खुशकिस्मती से उस राउंड में लालजी का कोई नंबर नहीं निकला और ब्रिज भट्टी बच गया। खेल को और मजेदार बनाने के लिए ब्रिज ने इसे 2 राउंड में शुरू किया, एक शाम 6 बजे और
दूसरा रात 9 बजे। उसने एक नया नियम भी जोड़ा, अगर शाम के नंबर और रात के नंबर का जोड़ा मिल जाता है तो जीतने वाले को 90 गुना ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी 1 रुपए के बदले 90 रुपए और 100 रुपए के बदले सीधे 9,000 रुपए। लालजी भाई ने इसी मौके का फायदा उठाया। उसने सांबा के हाथ 1200 रुपए भेजे। सांबा ने हर नंबर पर 100 रुपए लगा दिए और बाकी पैसे जोड़े पर लगा दिए। पहले राउंड में ही उसके 900 रुपए वसूल हो गए। अब सबकी नजरें दूसरे राउंड पर थी। अगर दूसरे राउंड में भी वही नंबर आता तो ब्रिज भट्टी की हालत खराब हो जाती। बदकिस्मती से इस बार सांबा का जोड़ा निकल आया और लालजी भाई असल रकम के साथ 9,900 रुपए जीत गया। इस भारी रकम को चुकाने के लिए ब्रिज भट्टी का पूरा खजाना खाली हो गया, यहाँ तक कि उसे सीधा उधार भी लेना पड़ा। ब्रिज भट्टी को सबक सिखाकर लालजी भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ब्रिज भट्टी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। एक तो सारा पैसा खत्म हो गया और ऊपर से जीनू मास्टर द्वारा दिया गया 10 दिन का समय भी आज ही खत्म हो रहा था। फिर भी ब्रिज भट्टी हिम्मत जुटाकर जो भी पैसे उसके पास बचे थे उन्हें लेकर जीनू के पास पहुंचा। कम पैसे देखकर जीनू भड़क गया, पर ब्रिज भट्टी ने और समय मांगा तो जीनू ने कहा कि तुम इस तरह बिजनेस करके पैसे वापस नहीं कर पाओगे। कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं है जो एक राउंड में 9,000 रुपए हार जाए। ब्रिज भट्टी ने उसे समझाया कि वो खेल ईमानदारी से चलाता है ताकि लोग उस पर भरोसा कर सकें। ब्रिज भट्टी ने अपनी बातों में जीनू को उलझा लिया। उसने कहा कि लोग कम पैसे लगाकर बड़ी रकम जीतने की उम्मीद में बार बार खेलेंगे। हो सकता है कि कभी कभी ब्रिज भट्टी हार जाए, लेकिन ज्यादातर समय उसे ही मुनाफा होगा क्योंकि लोग लालच में आकर और ज्यादा पैसे लगाएंगे। लेकिन इस गेम को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए पूंजी की जरूरत होगी, इसीलिए ब्रिज भट्टी ने जीनू से पैसे उधार मांगे। ब्रिज भट्टी का प्लान सुनकर जीनू उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया। अब ब्रिज ने बाजार की तंग गलियों में जुआ खेलने के बजाय एक बड़ा गोदाम किराए पर लिया। अब वो अपना सारा काम वहीं से चलाने लगा। दगरू ने मीलों और बाजारों में जोर शोर से प्रचार करना शुरू कर दिया। उस शहर में कम से कम 50 टेक्सटाइल मिल थी, जिनमें कुल मिलाकर लगभग 2 लाख कर्मचारी काम करते थे। अब इन 2 लाख कर्मचारियों का बड़ा समूह ही अब उनका सबसे मेन टारगेट था। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी थे जो रातों रात सब कुछ पाना चाहते थे। वो भी एक्साइटेड होकर खेल की तरफ खींचे चले आए। ब्रिज भट्टी ने एक प्लान बनाया। उसने तय किया अब से ताश के पत्तों का ड्रॉ मटके के अंदर से किया जाएगा। इसके पीछे उसकी ये सोच थी कि शहर के हर घर में मटका होता है। जब भी लोग अपने घर में मटके को देखेंगे उन्हें ब्रिज भट्टी के खेल की याद आएगी। उसने खेल के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं। अब से 1 के बजाय 3 कार्ड निकाले जाएंगे। इन 3 कार्डों के नंबरों को जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद जो कुल संख्या आएगी उसका सेकंड डिजिट विजेता माना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 3 कार्ड निकले 7, 3 और 6। इसको जोड़कर हुआ 16। 16 का आखिरी अंक है 6, तो जिन लोगों ने 6 नंबर पर दांव लगाया होगा वो जीत जाएंगे। ये गेम पहले की तरह ही 2 राउंड में होगा, शाम 6 बजे और रात 9 बजे। शाम के ड्रॉ को ओपनिंग और रात के ड्रॉ को क्लोजिंग कहा जाएगा। यहाँ एक और ट्विस्ट था, अगर किसी ने दोनों राउंड के सही नंबरों पर दांव लगाया तो उसे 1 रुपए के बदले 90 रुपए मिलेंगे। यानी मान लीजिए अगर ओपनिंग में 6 जीता और क्लोजिंग में 9, तो जिस खिलाड़ी ने 6 और 9 दोनों पर दांव लगाया होगा उसे 90 गुना मुनाफा मिलेगा। ब्रिज भट्टी ने यह नियम इसलिए बनाया ताकि जब तक किस्मत बहुत ज्यादा साथ ना दे तब तक कोई बड़ी रकम ना जीत सके। इतनी सारी प्लानिंग करने के बाद भी शुरू में लोग इस खेल में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। लोग अभी भी खेल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, इसलिए ब्रिज भट्टी ने खेल के नियमों में फिर से बदलाव किया। उसने सिंगल पना, डबल पना और ट्रिपल पना जैसे नए नियम जोड़ दिए। अब अगर एक जैसे 2 कार्ड निकलते हैं तो 300 गुना ज्यादा पैसा मिलता, और अगर 3 कार्ड एक जैसे निकलते हैं तो 1000 गुना तक पैसा मिलने का ऑफर था। यानी सिर्फ 1 रुपए लगाकर 1000 रुपए जीतने तक का मौका। लोग नियम पूरी तरह समझे या ना समझे, लेकिन इतना बड़ा इनाम सुनकर वो खेल पर टूट पड़े। बहुत ही कम समय में ब्रिज का ये खेल सुपर हिट हो गया। उसने अपने जुए के धंधे में टेलीफोन लगवाकर उसे और ज्यादा एडवांस बना दिया। एक दिन गुलरुख उस गोदाम के पास से गुजर रही थी, तभी उसने ब्रिज को देखा और उसके पास आई। उसने उस दिन हॉर्स रेस की सही सलाह देने के लिए ब्रिज भट्टी को शुक्रिया कहा। गुलरुख ने उसे कमीशन देना चाहा, लेकिन ब्रिज ने मना कर दिया। यहाँ नया जुआ देखकर गुलरुख भी एक्साइटेड हो गई और उसने 500 रुपए का दांव लगा दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे राउंड का ड्रॉ शुरू हुआ। कार्ड निकले 3, 6 और 8, जिनका कुल जोड़कर हुआ 17। नियम के हिसाब से आखिरी अंक 7 विजेता होना था, लेकिन पब्लिक नियम जाने बिना सिर्फ बड़े इनाम के चक्कर में खेलने आ गई थी। इसलिए जैसे ही आखिरी कार्ड 8 निकला, कई लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि वही विजेता है। गोदाम में हंगामा हो गया और कई लोग गुस्से में बाहर चले गए। गुलरुख को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। जब असली विजेता को पैसे देने की बारी आई तो ब्रिज भट्टी के पास 4000 रुपए कम पड़ गए। गुलरुख ने उसे 4000 पैसे उधार दिए। ब्रिज भट्टी पहले तो हिचकिचाया, लेकिन जब गुलरुख ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो वो मान गया। इस हंगामे के दौरान वहाँ एक रिपोर्टर भी मौजूद था जिसका नाम था टीपी डिसूजा।
टीपी डिसूजा को जुए से सख्त नफरत थी क्योंकि जुए की लत ने उसके छोटे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। डिसूजा ने अपने अखबार के बॉस को फोन किया और बताया कि उसके पास मटका गेम पर एक बहुत बड़ी खबर है जो शहर में नया शुरू हुआ है, लेकिन उसके बॉस को ऐसी खबरों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। पर टीपी डिसूजा ने हार नहीं मानी। उसने अपने एक दोस्त के अखबार में यह खबर छपवा दी। इस खबर से ब्रिज भट्टी का नुकसान होने के बजाय फायदा हो गया। रातों रात पूरे देश में उसका मटका गेम का प्रचार हो गया। ब्रिज भट्टी की इतनी कामयाबी देखकर लालजी भाई जलन के मारे खाक हुआ जा रहा था। इस बार उसने सांबा के जरिए मटके में 8,000 रुपए लगवाए। इसमें से सिंगल पना पर 4,000 रुपए लगाए गए, जिसका मतलब था कि जीतने पर 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। वहीं ट्रिपल पना पर भी 4,000 रुपए लगाए गए, जिसका मतलब था कि जीतने पर 40 लाख रुपए देने होंगे। अगर ब्रिज भट्टी ये बाजी हार जाता तो उसकी जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाती। जिस आदमी के पास 40,000 रुपए देने की ताकत नहीं थी, वो 40 लाख रुपए कहाँ से लाता। ब्रिज अपना रिस्क बांटना चाहता था, इसलिए उसने कई लोगों को फोन किया कि वो इस 8,000 रुपए के दांव को आधा आधा बांट ले ताकि हारने पर प्राइज मनी मिलकर चुकाई जा सके। कोई भी तैयार नहीं हुआ, लेकिन आखिर में जीनू मास्टर मान गया। खुशकिस्मती में इस राउंड में लालजी भाई हार गया। रात को जब ब्रिज भट्टी और दगरू पैसे लेकर घर लौट रहे थे, तभी कुछ गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। अगर आज दगरू साथ ना होता तो ब्रिज भट्टी का बचना मुश्किल था। दगरू भले ही एक पैर से लंगड़ा था, लेकिन उसकी लड़ने की काबिलियत कमाल की थी। उसने अकेले ही सबको पीट कर वहां से भगा दिया। अगले दिन गुलरुख ने ब्रिज को अपनी पार्टी में बुलाया। गुलरुख शहर के अमीर और रईस लोगों के सामने ब्रिज के मटका गेम को पेश करना चाहती थी, लेकिन ब्रिज को उस पार्टी में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और थोड़ी ही देर में वो गुलरुख को बिना बताए वहां से निकल गया। हालांकि गुलरुख ने खुद ही पार्टी में आए मेहमानों को इस गेम के बारे में बताया और सब ने बड़े चाव से ये गेम खेला। अगली सुबह गुलरुख जब गोदाम पहुंची तो उसने देखा कि ब्रिज वहां सो रहा था। गुलरुख ने पिछली रात की पार्टी में हुई कमाई ब्रिज भट्टी को दे दी, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन में इतने सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसने गुलरुख से कहा कि अब से सड़कों और आम लोगों के बीच का गेम ब्रिज संभालेगा और अमीर लोगों के बीच का गेम गुलरुख संभालेगी। गुलरुख पहले से ही इस गेम में इंटरेस्टेड थी, इसीलिए वो तुरंत तैयार हो गई। ब्रिज भट्टी अपने इस गेम को सिर्फ बॉम्बे तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था, वो इसे पूरे देश में फैलाना चाहता था। उसने नए नए नियम बनाकर खेल को और ज्यादा रोमांचक बना दिया। अगले 2 सालों के भीतर यह खेल हर वर्ग के लोगों तक पहुंच गया। आसपास के शहरों और राज्यों में भी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया और ब्रिज भट्टी के पास पैसों का ढेर लग गया। लेकिन मुसीबत एक बार फिर तब खड़ी हुई जब पत्रकार टीपी डिसूजा ने दखल दिया। उसने एक मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर मटका गेम के खिलाफ सवाल उठा दिए। मंत्री ने भारी सभा में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में टीपी डिसूजा को अलग से बुलाकर इस मामले की पूरी जानकारी मांगी। टीपी डिसूजा ने ब्रिज भट्टी और उसके गेम से जुड़ी सारी जानकारी मंत्री को दे दी। टीपी डिसूजा ने मंत्री को यह भी बताया कि ब्रिज भट्टी रोजाना जुए से कम 1 लाख रुपए कमा रहा है। ये सुनकर मंत्री भी हैरान रह गया। वो मन ही मन खुश हुआ क्योंकि उसे अपने लिए फंड जुटाने का एक नया रास्ता मिल गया था। उसने अपने असिस्टेंट को ब्रिज भट्टी के मटका गेम की जगह ढूंढने का काम सौंपा और खुद भी एक मटके की दुकान खोलने का प्लान बनाया। दूसरी तरफ कॉलोनी में पड़ोसी ब्रिज की पत्नी को जुआरी की बीवी कहकर काफी इंसल्ट करते हैं, जिससे वो बहुत दुखी होती है। उनका मुंह बंद करने के लिए ब्रिज अपनी पत्नी को लेकर घर से बाहर निकला और सबसे पहले एक महंगी गाड़ी खरीदी। इसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर हॉर्स रेस के मैदान में पहुंचा। जिन गार्ड्स ने पिछली बार उसे धक्के देकर बाहर निकाला था, आज वही उसे झुककर सलाम कर रहे थे। ब्रिज भट्टी आज वीआईपी गैलरी में सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठा था। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज 3 नंबर का घोड़ा जीतेगा और आखिर में वही हुआ। ब्रिज भट्टी ने अपनी पत्नी को समझाया कि अब वो और अमीर और रईस हो जाएंगे, इसलिए उसे अपना स्टेटस बनाए रखना चाहिए और दूसरों की बातों पर ध्यान न देना चाहिए। जब वो ठाट बाट से घर लौटे तो उनका बदला हुआ रूप देखकर सबकी आंखें फटी रह गई। उधर ब्रिज का भाई लच्चू कॉलेज में वसुधा नाम की लड़की के प्यार में पड़ गया। बाद में पता चला कि वसुधा लालजी भाई की बेटी है। लालजी भाई ने लच्चू से मुलाकात की और उसका दिमाग घुमाते हुए कहा कि ब्रिज भट्टी ने उसे अपना नौकर बनाकर रखा है और लच्चू को खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। लालजी भाई ने लच्चू से कहा कि अगर वो मटका गेम के नतीजे बदलकर उसकी मदद करेगा तो लालजी भाई उसे अपना पार्टनर बना लेगा और उसे वसुधा से मिलने का मौका भी देगा, वरना उसे वसुधा को भूलना होगा। लालच में आकर लच्चू खेल के पैसों में हेरा फेरी करने लगा। दगड़ू ने हिसाब लगाया तो पता चला कि 3,300 रुपए कम है। लच्चू के बनाए गए पर्चियों और पैसों का हिसाब ठीक मिल नहीं रहा था, जिससे ब्रिज को समझ आ गया कि ये काम लच्चू का है। जब लच्चू घर आया तो ब्रिज भट्टी ने उसे बहुत डांटा। ब्रिज चाहे जुए का बिजनेस चलाता था, लेकिन वो कभी धोखाधड़ी नहीं करता था। उसका मानना था कि लोग अपनी किस्मत से जीते या हारे, इसमें उनका कोई दखल नहीं होना चाहिए। भाई की ये बातें लच्चू को पसंद नहीं आई और वो गुस्सा होकर चला गया।
ब्रिज भट्टी के घर लौटने के कुछ देर बाद ही इनकम टैक्स का छापा पड़ा। हालांकि पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला और अधिकारी खाली हाथ लौट गए। ब्रिज भट्टी ने अपने मटका गेम की जगह का नाम अपने बेटे के नाम पर अनमोल बाजार रखा था। अगले ही दिन अनमोल बाजार के ठीक सामने सरकार ने एक बड़ा साइन बोर्ड लगा दिया जिसमें जुआ खेलने से मना किया गया था और सरकारी स्कीम्स में पैसा निवेश करने की सलाह दी गई थी। इसके अलावा उस बोर्ड पर जुए को गैर कानूनी भी बताया गया था। ब्रिज भट्टी समझ गया कि ये सब कुछ उसे डराने के लिए किया जा रहा है और इसके पीछे असली हाथ मंत्री प्रताप राव का है। इसलिए ब्रिज भट्टी लच्चू को साथ लेकर मंत्री से मिलने पहुंच गया। मंत्री उसके सामने काफी रौब जमा रहा था और उसने ब्रिज को अपना सारा धंधा बंद करने को बोला। लेकिन ब्रिज भट्टी ने निडर होकर कहा, जब आपने शराब की दुकानों को कानूनी मान्यता दे दी है तो मटका को भी कानूनी बनाकर उस पर टैक्स लगा दीजिए। मैं सारा टैक्स ईमानदारी से भरूंगा। उसकी यह चतुराई देखकर मंत्री समझ गया कि ब्रिज भट्टी बहुत बुद्धिमान है। फिर भी ब्रिज भट्टी मंत्री को मना नहीं पाया और ना ही उसके आगे झुका। इससे मंत्री के अहंकार को चोट पहुंची। बदला लेने के लिए मंत्री ने सबसे पहले ब्रिज भट्टी के नाम के सभी टेलीफोन कनेक्शन कटवा दिए। अनमोल बाजार का सारा काम टेलीफोन से चलता था। शहर में मटका की जितनी भी शाखाएं थी उन सबका रिजल्ट टेलीफोन के जरिए ही बताया जाता था। कनेक्शन कटने से पूरा काम ठप हो गया। इसी बीच लालजी भाई ने मटके के नाम से अपनी एक अलग दुकान खोल ली। ब्रिज भट्टी डील के लिए उससे एक 5 स्टार होटल में मिलने गया। दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि लच्चू बीच में बोल पड़ा कि ब्रिज भट्टी और लालजी भाई को मिलकर बिजनेस करना चाहिए और मुनाफा आधा आधा बांट लेना चाहिए। लच्चू तो लालजी भाई की तरफ था क्योंकि वो उसकी बेटी के प्यार में पागल था। लच्चू की बात से ब्रिज भट्टी चिढ़ गया। उसने लालजी भाई से साफ कह दिया कि वो अपना बिजनेस अलग अलग करेंगे और कोई किसी का काम में दखल नहीं देगा। लालजी भाई को भी आधे शेयर की उम्मीद थी, इसलिए वो गुस्से में वहां से उठकर चला गया। मीटिंग के बाद ब्रिज भट्टी ने होटल में फोन से गुलरुख को फोन किया। फोन की आवाज इतनी साफ थी कि वो हैरान रह गया। उसने रिसेप्शनिस्ट से इसका कारण पूछा तो पता चला कि शहर के कुछ क्लब्स और 5 स्टार होटल्स के पास अपना प्राइवेट एक्सचेंज है, जिसकी वजह से उन्हें काफी बेहतर सुविधा मिलती है। ये सुनकर ब्रिज भट्टी के दिमाग में एक नया प्लान आया। उसने दगड़ू से कहा कि किसी 5 स्टार होटल के प्राइवेट एक्सचेंज का एक्सेस हासिल करे। दगड़ू ने इसके लिए उस होटल के टेलीफोन ऑपरेटर सलवा के साथ जान पहचान बढ़ा ली ताकि उसके जरिए मटके का रिजल्ट बाकी जगह पर पहुंचाया जा सके। ब्रिज भट्टी ने एक और प्लान बनाई। अगले चुनाव में मंत्री प्रताप राव के खिलाफ किसी मजबूत उम्मीदवार को खड़ा करना। ये मौका उसे तब मिला जब उसे पता चला कि उसका बचपन का दोस्त अंतुल चुनाव लड़ना चाहता है। ब्रिज भट्टी ने अंतुल से हाथ मिला लिया। इसके बाद ही ब्रिज भट्टी को अपना काला धन सफेद करने का एक तरीका मिल गया। सरकार ने जुआ रोकने के लिए अपनी सरकारी लॉटरी शुरू की। जो भी इस लॉटरी में जीतता ब्रिज भट्टी के लोग उनसे कांटेक्ट करते। सरकारी लॉटरी विजेताओं को चेक मिलता था जिसे कैश कराने के लिए उन्हें सरकार को टैक्स देना पड़ता था। ब्रिज भट्टी के लोग उन विनर्स को बिना टैक्स काटे पूरा पैसा देकर चेक खरीद लेते थे और फिर खुद बैंक जाकर टैक्स भरकर उसे सफेद कर लेते थे। इस तरह उसने अपना काला धन सफेद किया और उसी पैसों से अंतुल के चुनाव के लिए फंड दिया। मटका खेलने वाले सभी लोग ब्रिज के कहने पर अंतुल को ही वोट देने लगे। नतीजा ये हुआ कि अंतुल चुनाव जीत गया, यानी ब्रिज भट्टी ने अपनी मेहनत और दिमाग से उस मंत्री की कुर्सी तक छीन ली। उसका प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन अपने भाई लच्चू को वो सुधार नहीं पाया। लच्चू को एक दुकान संभालने के लिए दे दी गई थी, जहां उसने धोखाधड़ी करके एक विजेता का पैसा मार लिया और उसके साथ बदतमीजी भी की। उस आदमी ने पुलिस में शिकायत कर दी और पुलिस लच्चू को पकड़कर ले गई। खबर मिलने पर ब्रिज भट्टी उससे मिलने तो गया, लेकिन उसे छुड़ाया नहीं। उसका मानना था कि जब तक लच्चू अपनी गलती नहीं समझेगा वो जेल में ही रहेगा, क्योंकि ब्रिज भट्टी को बिजनेस में बेईमानी पसंद नहीं। दो भाइयों के बीच इस तरह लड़ाई का पूरा फायदा लालजी भाई ने उठाया। वो थाने गया और लच्चू को चुरा कर अपनी टीम में शामिल कर लिया ताकि उसके जरिए ब्रिज भट्टी को बर्बाद कर सके। ये सुनकर ब्रिज भट्टी थोड़ा दुखी हुआ, पर उसने खुद को संभाल लिया। अगले दिन ब्रिज घर पर अपने बेटे के साथ समय बिता रहा था। तभी गोदाम से फोन आया कि 5, 7 और 9 नंबर पर ट्रिपल पना में 1000 रुपए का दांव लगा है। अगर ये नंबर निकल आया तो उन्हें 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ब्रिज ड्रॉ के लिए निकलने ही वाला होता है, पर उसका बेटा जिद करने लगता है कि वो अपने पापा को बाहर नहीं जाने देगा। इसलिए ब्रिज ने फैसला किया कि वो आज घर पर ही अकेले ड्रॉ करेगा। ड्रॉ करने पर वही ट्रिपल पना निकल आया, यानी जिसने 1000 रुपए लगाए थे वो जीत गया। ब्रिज चाहता तो फोन पर झूठ बोलकर कोई दूसरी नंबर बता सकता
सकता था और अपने 10 लाख रुपए बचा सकता था, लेकिन उसने खेल में कभी बेईमानी नहीं की, इसीलिए उसने फोन पर बिल्कुल सही नंबर बता दिया। अगले दिन जब ब्रिज भट्टी ने विजेता को उसके पूरे पैसे दिए तो उसकी ईमानदारी देखकर तो सब लोग उसके मुरीद हो गए। दूसरी तरफ लालजी भाई के जुए का धंधा अब लच्छू संभाल रहा था। अपनी जानकारी और धोखाधड़ी के दम पर वो लालजी भाई को अच्छे पैसे कमा कर दे रहा था। इतना ही नहीं, वो अपने ही भाई ब्रिज को रास्ते पर लाने के लिए लालजी भाई के साथ मिलकर बहुत सारी साजिशें भी रच रहा था। अगले दिन अनमोल बाजार में रोज की तरह जुए की टिकटें बिक रही थी, तभी वहां पुलिस ने छापा मार दिया। दगड़ू किसी तरह वहां से बचकर ब्रिज के घर पहुंचा, लेकिन पुलिस पीछा करते हुए वहां भी आ गई। ब्रिज भट्टी ने साफ कह दिया कि बिना वारंट के पुलिस उसके घर की तलाशी नहीं ले सकती, इसीलिए पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। उधर न्यूज़पेपर के दफ्तर में एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। जब चीफ एडिटर ने फोन करने की कोशिश की तो लाइन भी बिजी थी। रिपोर्टर टीपी डिसूजा ने उसे बताया रात 9 बजे से 12 बजे तक ब्रिज भट्टी के मटका गेम का रिजल्ट बताया जाता है, इसीलिए सारी लाइनें बिजी रहती हैं। उसने कहा कि इस दौरान अगर कोई फायर ब्रिगेड को भी फोन करना चाहे तो नहीं कर सकता। ये सुनकर एडिटर ने टीपी डिसूजा को मटका गेम पर बड़ी खबर लिखने की मंजूरी दे दी, जिससे यह धंधा एक बार फिर चर्चे में आ गया। इसी बीच काम के सिलसिले में ब्रिज भट्टी और गुलरुख एक दूसरे के काफी करीब आ गए। ये बात ब्रिज की पत्नी बरखा को भी पता चल गई थी। हालांकि बरखा ने अपने बेटे के खातिर ये सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। ब्रिज के इन कामों का असर अब उसके परिवार पर भी पड़ने लगा था। रास्ते में लोग ब्रिज के बेटे को रोककर उसे ओपनिंग और क्लोजिंग नंबर पूछने के लिए परेशान करने लगे। इसलिए ब्रिज ने अपने बेटे को बोर्डिंग स्कूल भेजने का फैसला किया। बरखा को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। बेटे को छोड़कर लौटते समय उसने साफ कह दिया कि ब्रिज भट्टी ने यह सब सिर्फ इसीलिए किया है ताकि वो अपने और दूसरी औरतों के रिश्ते को बेटे के नजरों से छिपा कर रख सके। ब्रिज ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इधर लालजी और लच्छू ने मंत्री प्रताप राव से मुलाकात की और उसके क्लब के लिए मोटा चंदा भी दिया। उन्होंने मंत्री से ब्रिज भट्टी के खिलाफ कुछ बड़ा करने की गुजारिश की। प्रताप राव ने फौरन डीजीपी से कहकर ब्रिज भट्टी को गिरफ्तार करने का इंतजाम कर दिया। डीजीपी के आदेश पर इंस्पेक्टर एकनाथ ने ब्रिज भट्टी को गिरफ्तार कर लिया और थाने ले आया, लेकिन ब्रिज बिल्कुल भी नहीं घबराया। थोड़ी देर में उसका वकील वहां पहुंचा और इंस्पेक्टर एकनाथ से पूछा कि ब्रिज भट्टी पर क्या आरोप है और क्या सबूत है आपके पास। एकनाथ ने बड़े कॉन्फिडेंस में कहा कि हर रात 9 बजे मटका का ड्रॉ होता है और ब्रिज भट्टी खुद उसे करता है। आज वो थाने में है, इसलिए वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा और ये खेल रुक जाएगा। इससे साबित हो जाएगा कि इस धंधे के पीछे ब्रिज भट्टी है। 9 बजने में अभी आधा घंटा बाकी था। ब्रिज ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने पानी मांगा। एक गार्ड ने ब्रिज और उसके वकील को पानी दिया। पानी पीते समय ब्रिज ने अपने वकील को एक इशारा किया और फिर दोनों गार्ड की तरफ देखने लगे। उसके बाद वकील बाहर निकल आया। उसने कहा कि यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ड्रॉ शुरू हो गया तो ब्रिज निर्दोष साबित हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो उसे जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही रात के 9 बजे टेलीफोन की लाइनें बिजी हो गई और मटके का ड्रॉ शुरू हो गया। ड्रॉ में ओपनिंग नंबर 5, 6 और 7 निकले। वकील ने बाहर से फोन करके ये नंबर बता दिया। ड्रॉ होने की खबर मिलने के बाद पुलिस के पास ब्रिज को रोकने का कोई मौका नहीं बचा। बाहर निकलते समय ब्रिज भट्टी ने गार्ड को शुक्रिया कहा। असल में उस गार्ड के बैच नंबर पर 5, 6 और 7 लिखा था, जिसे ब्रिज ने इशारा करके अपने वकील को दिखाया। इस तरह उसने अपनी चतुराई से उस मुसीबत को टाल दिया। ऐसे ही 2-3 साल और बीत गए और साल 1971 आ गया। अखबारों में अभी भी ब्रिज के खिलाफ डरावनी खबरें छप रही थी। लिखा जा रहा था कि उसने देश का सबसे बड़ा जुए का सिंडिकेट बना लिया है, जिससे कि देश की इकोनॉमी को भारी नुकसान हो रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि वो लोगों के सपनों का इस्तेमाल करके बहुत ताकतवर बनता जा रहा है। ये सब खबरें पढ़ने के बाद भी ब्रिज पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपना काम करता रहा। ब्रिज मटके का रिजल्ट सब तक पहुंचाने के लिए एक और तरीका इस्तेमाल करता था। वो अखबारों में फेक एड्स छपवाता था। इन एड्स में वो बड़ी चालाकी से पिछली रात का नंबर लिख देता था ताकि सबको खेल की ईमानदारी पर भरोसा बना रहे। हालांकि पत्रकार टीपी डिसूजा ने उसकी इस चाल को पकड़ लिया था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। जब डीजीपी और मंत्री जैसे बड़े बड़े लोग ही ब्रिज के आगे घुटने टेक रहे थे तो वो उसका क्या ही बिगाड़ लेता। जब ब्रिज और गुलरुख के रिश्ते की बात सामने आई तब से ब्रिज और बरखा के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। बरखा ने अपनी मेहनत से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और नौकरी की तलाश करने लगी। वो एक इंटरव्यू देने भी गई जहां उसकी काबिलियत तो अच्छी थी, लेकिन सिर्फ ब्रिज की पत्नी होने के वजह से उसे नौकरी नहीं दी गई। इस बात से बरखा ब्रिज से और भी ज्यादा नाराज हो गई थी। उधर ब्रिज खुद भी बहुत ज्यादा टेंशन में था क्योंकि उसे इनकम टैक्स का नोटिस मिला था। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर एकनाथ ने एक बार फिर जुए के अड्डों पर छापा मारा और लालजी और ब्रिज दोनों के आदमियों को पकड़ लिया। मंत्री प्रताप राव के कहने पर डीसीपी ने एकनाथ को फोन किया और लालजी के लोगों को छोड़ने को कहा, लेकिन एकनाथ ने गलत काम करने से साफ मना कर दिया। बात ना मानने की वजह से डीसीपी ने एकनाथ को सस्पेंड कर दिया। इसी बीच ब्रिज भट्टी की मुलाकात एक डायरेक्टर
मकसूद से हुई। मकसूद ने उसे फिल्मों में पैसे लगाने की सलाह दी, जिसके बाद ब्रिज ने फिल्म प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तभी से उसे पता चला कि लच्छू और लालजी भाई की बेटी की सगाई हो गई है और शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। ब्रिज को इस बारे में कुछ भी बताया नहीं गया था, जिससे वो थोड़ा दुखी हुआ। फिर भी अपना दुख और गुस्सा भुलाकर वो लच्छू और लालजी भाई से मिलने पहुंचा और कहा कि शादी का सारा खर्चा वो उठाएगा। ब्रिज भट्टी ने शादी के लिए बहुत ही आलीशान और शानदार इंतजाम किया और पानी की तरह पैसा बहाना शुरू कर दिया। ब्रिज ने अपने भाई की शादी के लिए एक इंटरनेशनल स्टेडियम किराए पर लेने का फैसला किया। जब उसने स्टेडियम के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि उस दिन भारत और पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच होने वाला था। जब ब्रिज भट्टी ने डील करने की कोशिश की तो अधिकारी ने एक शर्त रखी, अगर तुम मुझे अगले कुछ मटका खेलों के नतीजे पहले से बता दो तो मैं कुछ इंतजाम कर सकता हूँ। ब्रिज भट्टी ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि वो अपनी जान दे सकता है, लेकिन मटका खेल के साथ बेईमानी कभी नहीं करेगा। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। अब ब्रिज भट्टी की जिद बढ़ गई थी। उसने वेदर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया और झूठी चेतावनी दिलवाकर भारत पाकिस्तान के मैच की वेन्यू ही बदलवा दी। इसके बाद उसने वो स्टेडियम शादी के लिए किराए पर ले लिया। इधर सुलवा काफी समय से होटल के सर्वर का इस्तेमाल करके मटका के नतीजे भेज रही थी। होटल का प्राइवेट सर्वर बहुत तेज था, इसलिए काम आसान हो जाता था, लेकिन लगातार ऐसा करने से लोगों को सुलवा पर शक होने लगा था। एक दिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और गिरफ्तार करके ले गई। दगड़ू को जैसी ये खबर मिली वो वकील को लेकर थाने पहुंचा, लेकिन कागजात देखने के बाद वकील ने बताया कि आज बेल मिलना मुश्किल है। जब दगड़ू ने ये बात आकर ब्रिज को बताई तो ब्रिज ने कहा, अभी इस बात को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो अपने भाई की शादी में बहुत बिजी था। ब्रिज के लिए सुलवा सिर्फ शतरंज की एक मोहरा की तरह थी, लेकिन दगड़ू सुलवा को पसंद करने लगा था, इसीलिए ब्रिज भट्टी का उसे नजरअंदाज करना दगड़ू को काफी बुरा लगा। खैर, इसके बाद शादी का जश्न बड़ी धूमधाम से शुरू हुआ, लेकिन शादी के मंडप से ही सीबीआई ने लच्छू को धोखाधड़ी और जुए के केस में गिरफ्तार कर लिया। लालजी भाई और ब्रिज ने बहुत कोशिश की पर उन्हें रोक नहीं पाए। बाद में जब मामला कोर्ट पहुंचा तो सबूत न होने की वजह से लच्छू को पहले ही सुनवाई में छोड़ दिया गया। असल में ये सब उसे सिर्फ परेशान करने के लिए किया गया था। इस पूरी घटना के लिए लच्छू अपने भाई ब्रिज को ही जिम्मेदार मान रहा था, इसलिए अगले दिन ब्रिज अपनी पत्नी बरखा को लेकर लालजी के घर गया और लच्छू से माफी मांगी। लेकिन लच्छू को अब इन बातों से कोई मतलब नहीं था। उसने सीधे ब्रिज से कहा, अगर उसे सच में उसकी फिक्र है तो वो उसके एक जानकार के साथ बिजनेस डील करे। वो बहुत बड़ा आदमी है जो अभी दुबई में है और कुछ महीनों में वापस आने वाला है। अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो उनका धंधा बहुत बढ़ जाएगा। लालजी भाई ने भी साथ दिया और कहा कि प्रशासन अब उसकी जेब में है, इसीलिए वो मिलकर इस जुए के धंधे को बहुत आगे ले जा सकते हैं। उस वक्त ब्रिज भट्टी ने कुछ नहीं बोला। कुछ महीनों बाद साल 1973 के करीब लालजी भाई और लच्छू उसे दारब अहमद नाम के एक आदमी से मिलाने ले गए। वो इसी आदमी की बात कर रहे थे। दारब अहमद ने ब्रिज को ऑफर दिया कि वो अब क्रिकेट पर बेटिंग लगाना शुरू करे। उसका कहना था कि आने वाले समय में दुनिया भर में क्रिकेट बेटिंग का ही राज होगा, इसलिए इस बिजनेस में आने से वो बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। दारब अहमद ने यह भी कहा कि सारा पैसा वो लगाएगा, ब्रिज भट्टी को बस खेल को संभालना होगा। इसके बदले वो आपस में 50-50 कमीशन बांट लेंगे। ऑफर सुनकर लच्छू और लालजी भाई खुशी से एकदम पागल ही हो गए थे, लेकिन ब्रिज ने इस ऑफर के लिए साफ मना कर दिया। जब वो ऑफर ठुकरा कर बाहर आया तो लच्छू ने उस पर बहुत गुस्सा किया। तब ब्रिज ने पूछा कि तुम दारद अहमद के बारे में कितना जानते हो। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया, जिसने बताया कि दारद अहमद एक स्मगलर है। वो हसन और लाला खान का धंधा छीनना चाहता है। सीधी बात ये थी कि दारद अहमद एक गैंगस्टर था। ब्रिज ने समझाया कि अगर वो गैंगस्टर्स के साथ हाथ मिलाएंगे तो उनकी जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। वो बिजनेसमैन है, कोई गैंगस्टर नहीं। इसलिए उसने लच्छू को उससे दूर रहने को कहा, मगर लच्छू को अच्छी बातें समझ नहीं आती थी। लालजी भाई ने भी लच्छू का ब्रेन वॉश किया था और ब्रिज की बात अनसुनी करके दारद अहमद के साथ हाथ मिलाने को कहा। इसी बीच ब्रिज के पास एक फोन आया और उसे तुरंत दिल्ली बुलाया गया। उसे बताया गया कि किसी बड़े मंत्री ने उसे याद किया है। जब मंत्री का बुलावा हो तो मना करने का रास्ता नहीं था। ब्रिज तुरंत दिल्ली पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि उसे मंत्री प्रताप राव ने बुलाया था। बॉम्बे में हारने के बाद अब प्रताप राव दिल्ली की राजनीति संभाल रहा था। मंत्री ने ब्रिज भट्टी से कहा कि वो दारद अहमद के साथ पार्टनरशिप के लिए मान जाए, वरना वो उसे बहुत परेशान करेगा। ब्रिज भट्टी ने मंत्री की बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। उसने साफ कह दिया कि वो अपने वसूलों से समझौता नहीं करेगा और वहां से निकल गया। जब ब्रिज वापस लौटते हुए प्लेन में था तब रात के करीब 9 बज रहे थे। अब मटका गेम का ड्रॉ रात 9 बजे से 12 बजे होता था। 9 बजने का मतलब था कि पहला ड्रॉ का समय हो गया। किसी भी तरह ड्रॉ करके उसका रिजल्ट सबको भेजना जरूरी था। ब्रिज भट्टी ने पायलट से बात करने की जिद शुरू कर दी। जब पायलट बाहर आया तो वो ब्रिज को देखकर खुश हो गया। असल में मटका गेम में जीते हुए पैसे से ही उस पायलट ने अपनी बेटी की धूमधाम से शादी की थी।
ब्रिज ने पायलट को अपनी समस्या बताई तो पायलट ने कहा कि आज आसमान में ही ड्रॉ होगा। पायलट इतनी आसानी से मान जाएगा ये ब्रिज ने सोचा भी नहीं था। रात 9 बजते ही ब्रिज ने ड्रॉ किया और पायलट को कार्ड चुनने को कहा। इसके बाद पायलट ने चालाकी से एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम के जरिए आज का रिजल्ट नीचे भेज दिया। दूसरी तरफ दगड़ू अपनी दोस्त सुलवा की जमानत के लिए दिन रात कोशिश कर रहा था, लेकिन केस बहुत मजबूत होने के कारण जमानत नहीं हो पा रही थी। कई महीने बीत गए लेकिन ब्रिज भट्टी ने इस बारे में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। इस वजह से दगड़ू के मन में ब्रिज के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उधर सस्पेंड होने के बाद इंस्पेक्टर एकनाथ की हालत भी काफी खराब हो गई थी। पूरी जिंदगी ईमानदारी से ड्यूटी करने के बाद भी उसे कोई सम्मान नहीं मिला, बल्कि उसे सस्पेंड कर दिया गया। इस दुख को भुलाने के लिए उसने शराब और जुए का सहारा लेना शुरू कर दिया। एक दिन शराब के बार में छापा पड़ा तो उसके ही जूनियर ऑफिसर ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 2 गार्ड्स ने आपस में चंदा इकट्ठा करके एकनाथ की जमानत कराई। जेल से छूटने के बाद एकनाथ टीपी डिसूजा से मिलने गया, लेकिन वो अपने काम में इतना बिजी था कि उसने समय ही नहीं दिया। एकनाथ को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था और वो इस अपमान भरी जिंदगी को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। इधर ब्रिज को खबर मिली कि उसके पैसे के कुछ कंटेनर गायब हैं। मटका के पैसे कहाँ रखे जाते हैं ये बात सिर्फ ब्रिज के बहुत करीबी लोगों को ही पता था। ब्रिज ने गौर किया कि पिछले कुछ दिनों से दगड़ू उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसे शक हुआ कि दगड़ू ने ही पैसे गायब किए हैं। असल में ब्रिज का शक सही था। ब्रिज ने सुलवा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और बाद में उसे जेल से छुड़ाने की कोशिश भी नहीं की। इसी गुस्से में आकर दगड़ू ने ब्रिज के सारे पैसे हटा दिए थे। यहाँ तक कि लच्चू की शादी वाले दिन पुलिस को फोन करके लच्चू को भी उसी ने पकड़वाया था, क्योंकि ब्रिज सुलवा को छोड़कर शादी में नाच गा रहा था। जब लालजी भाई और लच्चू को पता चला कि दगड़ू ने ब्रिज का साथ छोड़ दिया है तो लच्चू ने दगड़ू से मिलकर उसे पार्टनर बनने का ऑफर दिया। दगड़ू ने सोचा कि पिछले 10 सालों से उसने ब्रिज के लिए सब कुछ किया, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आज ब्रिज को उसकी परवाह ही नहीं है। इसलिए दगड़ू भी लच्चू और उनके ग्रुप के साथ शामिल हो गया। इधर एक सुबह जब ब्रिज की नींद खुली तो उसने देखा कि बड़खा उनके बेटे अनमोल को लेकर जा चुकी है। ब्रिज भट्टी का लगातार पैसे के पीछे भागना, दूसरी औरत से रिश्ता और परिवार को समय ना देना अब बरखा से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो उसे छोड़कर चली गई। अपनों को खोकर ब्रिज एकदम अकेला और बेसहारा हो गया था। सिर्फ गुलरुख ही उस वक्त ब्रिज के साथ खड़ी थी। एक दिन गुलरुख ब्रिज को पेस्टन से मिलाने ले गई। पेस्टन बॉम्बे की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल बॉम्बे कर्सन का मालिक था। वहां पहुंचने के बाद पेस्टन ने बताया टेक्सटाइल के बिजनेस में अब ज्यादा मुनाफा नहीं रह गया, इसलिए वो मिल को बंद करना चाहता है। ब्रिज ने हैरान होकर पूछा कि अगर मिल बंद हो गई तो यहाँ काम करने वाले हजारों मजदूरों का क्या होगा। पेस्टन ने कहा कि वो मजदूरों के बारे में नहीं सोच रहा। उसका प्लान मिल की जगह होटल, ऑफिस और बड़े बड़े रिहायशी टावर बनाने का है, लेकिन समस्या यह है कि मजदूरों ने इस फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। मजदूर ब्रिज भट्टी की बहुत इज्जत करते थे, इसलिए पेस्टन ने उसे कहा कि वो मजदूरों को समझा बुझाकर प्रोटेस्ट बंद करवा दे। इसके बदले वो ब्रिज को इस नए प्रोजेक्ट में हिस्सेदार बना लेगा। ब्रिज भट्टी के मटका गेम के सबसे बड़े खिलाड़ी यही मिल मजदूर ही थे, इसलिए वो उनके खिलाफ नहीं जाना चाहता था। ये बात गुलरुख को पसंद नहीं आई। वो चाहती थी कि ब्रिज भट्टी पेस्टन की डील मान ले, लेकिन ब्रिज अपने फैसलों में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं करता था, इसलिए गुलरुख भी अब उससे दूर होने लगी। इसी बीच दगड़ू अपने लोगों के साथ मिलकर पैसों के बैरल्स चोरी कर रहा था। तभी कुछ गुंडों ने उसका पीछा किया। भागते समय दगड़ू सीधे ब्रिज भट्टी के सामने आ गया। वो गुंडे असल में ब्रिज भट्टी के ही आदमी थे। ब्रिज ने दगड़ू से कहा अगर पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी। तब दगड़ू ने अपना सारा गुस्सा बाहर निकाला। उसने ब्रिज को याद दिलाया कि कैसे उसने सुलवा को उसकी किस्मत पर जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। दोनों के बीच काफी बहस हुई। गुस्से में आकर ब्रिज ने कह दिया कि आज से उसका और दगड़ू का रिश्ता खत्म। दगड़ू ने गुस्से में कहा कि ब्रिज ने कभी कहा था कि वो हनुमान बनकर अपनी पूंछ की आग से लंका जला देगा, लेकिन अब वो खुद रावण बन चुका है, इसीलिए आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं है और वो एकदम अकेला हो गया है। अगले दिन ब्रिज भट्टी मिल के बाहर विरोध कर रहे मजदूरों के बीच पहुंचा। उसने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि मजदूरों ने मटका ना खेलने की वजह से उसकी कमाई बंद हो गई है, फिर भी वो उनके साथ खड़ा रहेगा। उसने ऐलान किया कि मजदूरों की मांग सही है और उन्हें अपना आंदोलन जारी रखना चाहिए। ब्रिज भट्टी का साथ पाकर मजदूरों में नया जोश भर आया, लेकिन ब्रिज भट्टी के इस कदम से कई लोग नाराज हो गए थे। प्रताप राव, पेस्टन, लच्चू और लालजी भाई ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचने के लिए मीटिंग की। लालजी भाई ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दाराब अहमद के जरिए ब्रिज भट्टी को रास्ते से हटवा देगा। मंत्री प्रताप राव भी उसे चारों तरफ से घेरना चाहता था, इसलिए उसने अखबार के एडिटर को फोन करके एक खबर छापने को कहा। खबर ये थी कि इंस्पेक्टर एकनाथ ने ब्रिज भट्टी के उकसाने के वजह से खुद को खत्म कर लिया। एडिटर ने टीपी डिसूजा को बुलाकर ये खबर टाइप करने को कहा। टीपी डिसूजा जानता था कि एकनाथ की मौत के लिए ब्रिज जिम्मेदार नहीं था, फिर भी एडिटर ने उसे ये लिखने पर मजबूर किया ताकि ब्रिज के खिलाफ जांच हो और उसके नाम का वारंट जारी हो सके। टीपी डिसूजा ने आर्टिकल
आर्टिकल तो लिखा, लेकिन उसने इसमें ब्रिज के अलावा उस सिंडिकेट से जुड़े बाकी सभी बड़े लोगों के नाम भी लिख दिए। मगर अखबार छपने से पहले एडिटर ने ब्रिज के अलावा बाकी सभी नाम काट दिए। इस बात पर टीपी डिसूजा को बहुत गुस्सा आया। वो जानता था कि ब्रिज कोई भला आदमी नहीं है बल्कि एक जुआरी है, फिर भी उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए उसने ब्रिज को फोन करके चेतावनी दी कि सरकार इमरजेंसी लगा रही है और पुलिस को गोली चलाने की छूट दे दी गई है। ब्रिज का नाम भी उस हिट लिस्ट में था, इसलिए वो सावधान रहे। ब्रिज का मन बहुत बेचैन था। वो बरखा के पास गया और बताया कि उसने मकसूद की फिल्म प्रोड्यूस की है और आज उसका प्रीमियर शो है। वो चाहता है कि बरखा उसके साथ चले। बरखा मान गई और दोनों वहां पहुंचे। शो के दौरान मकसूद ने फिल्म के आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर्स का परिचय कराया, लेकिन ब्रिज भट्टी को मंच पर नहीं बुलाया। ब्रिज भट्टी को काफी अपमान महसूस हुआ और बरखा भी उसे वहीं छोड़कर अकेले चली आई। रात को जब ब्रिज भट्टी घर लौट रहा था तब दरब अहमद के गुंडों ने उसका रास्ता रोक लिया और गोलियां चलाना शुरू कर दी। ड्राइवर की समझदारी से ब्रिज किसी तरह बच गया, हालांकि उसके एक आदमी के कंधे पर गोली लग गई। ब्रिज भागकर रुक्मिनी के मैट्रेस के कारखाने में छिप गया। इस कारखाने की आड़ में गद्दों के अंदर जुए का काला धन छिपा कर रखा जाता था। वहां गोदाम के गद्दे नोटों से भरे पड़े थे। देश में इमरजेंसी लागू होने के कारण ब्रिज बाहर नहीं जा पा रहा था, क्योंकि गुंडों से अगर वो बच भी जाता तो पुलिस उसे देखते ही गोली मार देती। ब्रिज उन रुपयों से भरे गद्दों पर लेटा हुआ सोच रहा था कि इतना पैसा कमाने के चक्कर में उसने क्या खोया और क्या पाया। लास्ट में उसे समझ आया कि ये सारा पैसा उसके लिए बेकार है। पुलिस और गुंडे उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो कुछ दिन छिप कर रहा। एक दिन वो अपने बेटे अनमोल से मिलने बोर्डिंग स्कूल गया, लेकिन अनमोल ने भी उसे देखकर अपना मुंह फेर लिया और अंदर भाग गया। उस पल ब्रिज ने अपनी आखिरी उम्मीद भी खो दी। वो घर वापस लौटा, नहाया और अपनी वही पहचान वाली ड्रेस पहनकर तैयार हो गया। इसके बाद ब्रिज ने डीसीपी को फोन किया और कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है। कुछ ही देर में पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आने से पहले ब्रिज ने रुक्मिनी को फोन करके बुला लिया। जीप में बैठने से पहले उसने अपनी सिगरेट और माचिस रुक्मिनी के हाथ में दी और इशारे में समझाया कि जरूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल करे। उसकी जरूरत उसी रात पड़ गई। ब्रिज की गिरफ्तारी के बाद दाराब अहमद के गुंडे रुक्मिनी के गोदाम पर आ धमके, क्योंकि जुए का सारा पैसा वहीं गद्दों में छिपा था। रुक्मिनी ने ब्रिज भट्टी के कहे अनुसार गोदाम में आग लगा दी ताकि वो पैसे किसी के हाथ न लगे। इधर ब्रिज को जेल में लाया गया, लेकिन वहां उसे मारने के लिए पहले से ही लोग तैयार थे। एक आदमी ने उस पर गोली चलाई पर निशाना चूक गया। तभी दूसरे आदमी की गोली ब्रिज भट्टी को जा लगी और वो बुरी तरह घायल हो गया। उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उसकी हालत देखकर एम्बुलेंस में मौजूद 2 गार्ड्स उसके जीने और मरने पर बेटिंग लगाने लगे, लेकिन ब्रिज भट्टी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो लंबी रेस का घोड़ा था। उसने अपने हाथ की हरकत से इशारा किया कि वो सबको देख लेगा। शायद वो बदला लेने और फिर से मटका किंग बनने के लिए वापस जरूर आएगा। मटका किंग के पहले सीजन की कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है। जिस तरह से ये खत्म हुआ, इससे लगता है कि इसका दूसरा सीजन भी जरूर आएगा, और अगर आएगा भी तो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और एक जरूरी बात, जुआ न केवल कानूनन अपराध है बल्कि धर्म और समाज की दृष्टि से भी गलत है। आजकल ऑनलाइन कैसीनो एक महामारी की तरह फैलते जा रहा है। जुआ आपको सिर्फ कंगाल बनाएगा। आज जो आप जीतेंगे कल उससे कई ज्यादा हार जाएंगे, इसलिए खुद को इससे दूर रखें। खैर, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।